मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या है कि देखिए, जैसे हम मान लीजिए सॉलिड्स की बात करते हैं, तो अब मतलब अब जो ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस नए चैप्टर में हम बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से होती हैं कुछ कि अगर मान लीजिए मैं किसी सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो क्या वो कंप्रेस होगा या वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसमें कंप्रेस होने की कोई चांस ही नहीं है, अगर वो कंप्रेस ही नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो हमारी बॉडी है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिजिडिटी की तरफ इशारा करती है कि वो रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है या बहुत ज्यादा टफ है। अगर हम बोलते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी उसमें है, मतलब मैं कंप्रेस करूं, मैं उसको दबाऊं तो वो दब सकता है, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी ही जो है वो बेस बनती है एक नई टर्म जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी का। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक बिहेवियर होता है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर ये होता है किसी भी सॉलिड का कि अगर मैं उसको इलोंगेट करने की कोशिश करूं, मतलब अगर मैं उसको खींचने की कोशिश करूं या मैं उसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो वो खिंच जाए, वो इलोंगेट हो जाए। अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो वो दब जाए। तो ये तो कहलाता है इलास्टिसिटी। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड इस तरीके का है, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की बात करूं, अगर मैं इस पेन को खींचने की कोशिश करता हूं तो ये खींचता भी नहीं है। अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं तो ये कंप्रेस भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेन है ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, ये प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। अगर कोई भी सॉलिड जो है वो इलास्टिक नहीं है तो फिर वो प्लास्टिक है। ठीक, प्लास्टिक का मतलब ये नहीं है कि जो हम अब तक देखते आए हैं कि जो जैसे मान लीजिए ये पेन है तो आपको पता है कि हाँ ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो नहीं। अब फिजिक्स के टर्म्स में मैं प्लास्टिक और इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है वो हम ढंग से स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे ये होता है इलास्टिसिटी। सबसे पहले देखना है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होती है, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ अ बॉडी regains its original size and shape after the removal of deforming force. If a body regains its original size and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic body. It is said to be elastic body, and the property is called elasticity. ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं एक वायर की बात करूं और हम ये कहेंगे कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, उसको मैं कहूंगा लिक्विड। और अगर मान लीजिए मैं गैस की बात करता हूं तो गैस में हम ये कहते हैं कि एक इस तरीके का मैटर जिसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है ही नहीं या ना के बराबर है, कि कोई भी पार्टिकल, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते।
और वो गैस के पार्टिकल्स चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम बोल देते हैं गैसियस पार्टिकल्स। तो आप ये कहिएगा कि अगर मान लीजिए मैं सॉलिड की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक ये चार्जिंग केबल है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ा, अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ा और मोड़ कर छोड़ दिया, तो वापस आप देखिए, वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब मैंने इसको ऐसे डिफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है डिफॉर्म का, मतलब क्या होता है कि जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, आपने वो ओरिजिनल फॉर्म खत्म कर दिया, आपने उसकी फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करी, आपने उसकी शेप को, आपने उसके साइज को, आपने उसके शेप और साइज दोनों को चेंज करने की कोशिश करी बाई अप्लाइंग अ फोर्स, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ इलास्टिसिटी, और ऐसी बॉडी को मैं बोलूंगा इलास्टिक बॉडी। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे, ये तो हो गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद में मैं ये कहूंगा कि एक होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इसका क्या है, इफ अ बॉडी कंप्लीटली रीगेन्स, completely regains its original size and shape, original shape and size after the removal of deforming force, then it is called perfectly elastic बॉडी। अगर कोई बॉडी पूरी तरीके से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गई, कि उसमें किसी भी तरीके का उसने लॉस करा ही नहीं अपनी शेप का या अपने साइज का, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद देखिएगा, ये तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गया। फिर हम बात करते सर हैं, हाँ जी, सर रबर बैंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है या सिर्फ इलास्टिक बॉडी है? सिर्फ इलास्टिक बॉडी है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है वो आइडियली ही मिलती है। हमेशा आप ये देखेंगे कि कोई भी रबर बैंड है उसको आप खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, तो आप ये देखिएगा कि वो थोड़ा 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 धीरे धीरे उसकी जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और वो फैलती चली जाती है। ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है वो सिर्फ आइडियली हम यहाँ पर डेरिवेशंस वगैरह में ही देखेंगे, नहीं तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जनरली मिलती नहीं। ठीक है। सर हाँ जी, बताइए। फिर एग्जांपल क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल होता है बेटा क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आपने देखा होगा जो आप हाथों में जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, तो रिस्ट वॉच में आपने देखा होगा कैसियो नीचे लिखा रहता है क्वार्ट्ज, यस टाइटन सर। नीचे लिखा रहता है क्वार्ट्ज। तो वो क्वार्ट्ज क्या होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस होता है। उसमें क्या है कि आप ये देखिएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक लोग अपनी घड़ियां यूज करते हैं। घड़ी कोई चेंज नहीं करता। मुझे याद है कि जो मेरी एज है, मैं अपना जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं छोटा था, तब मेरे घर में जो वॉल क्लॉक टंगी हुई थी, आज भी मेरे घर में वॉल क्लॉक वही टंगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो उसकी जो जहां पर वो जिस पॉइंट पर, जिस एक्सिस पर वो गोल गोल घूम रही है, तो वो पिछले 35 सालों से ऐसे ही घूमती आ रही है। ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम उसका सिर्फ सेल चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फ्री नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है सिटीजन की वॉच है, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब ही ये है कि वो 360 डिग्री रोटेट होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है। 360 डिग्री तक रोटेट होती है, होती है, होती है, होती है, होती है, फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है।
तो क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, अगर ये इस तरीके का क्रिस्टल ना हो, परफेक्टली इलास्टिक क्रिस्टल ना हो, तो हम वॉच नहीं बना सकते। जो फिजिकल वॉच होती है, जो एनालॉग वॉच होती है जिसमें नीडल घूमती है, वो वाली वॉच सोच भी नहीं सकते उसको बनाने का। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं, लिमिटेड ही होती हैं। अब देखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गई, फिर मैं नेक्स्ट इसमें देखूंगा कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। सर हाँ जी, सर वॉच में कहाँ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है? वॉच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है, जैसे मैंने बोला ना कि जिस पॉइंट के चारों तरफ नीडल घूमती है ना, जिस पॉइंट के चारों तरफ नीडल इस तरीके से घूमती है, तो ये जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल मतलब जिस पर वो चारों तरफ रोटेट करती है, उस स्पिंडल, वो जो स्पिंडल है वही क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। ओके सर। मतलब ये सर। चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या होता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन, इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन such a body is known as plastic body and such a property is known as plasticity। ठीक, तो अब एक लिमिट भी ऐसी आ जाती है, जब मान लीजिए हम एक रबर बैंड की बात करते हैं, एक रबर बैंड है जो कि अनब्रेकेबल है, टूटता नहीं है, हम उसको बार बार खींच रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, फिर खींच रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, फिर वो रबर बैंड लूज ही हो गया, फिर वो लूज हो गया, फिर आप उसको खींचेंगे वो खींचेगा भी नहीं, फिर सर आप बोलो। सर जैसे वो टी शर्ट में एग्जांपल आता था कि अगर टी शर्ट ज्यादा खींचे तो लूज हो जाती है। हाँ चलिए, वो भी तो इलास्टिक सब्सटेंस का बना हुआ है ना, तो वही चीज है कि उसमें क्या होता है कि वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर देता है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि वो प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो गया, अब उसको हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो अगर हम एक प्लास्टिक बॉडी पर ताकत लगाने की कोशिश करें, हम सोचे कि नहीं इसी से मैं तो इलास्टिक का काम लूंगा, तो अगर हम उस पर ताकत लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो बॉडी टूट जाती है। ठीक है, वो ऐसी नहीं होती कि इलास्टिक बॉडी की तरह वापस अपनी शेप और साइज रिगेन कर ले। अच्छा, नेक्स्ट, तो प्लास्टिसिटी था। प्लास्टिसिटी के बाद है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिसिटी तो बिल्कुल उल्टा हो गया इलास्टिसिटी का। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप even after the removal of deforming force, it is said to be a plastic body and this property is called plasticity। ठीक है, फिर है if a body does not show any tendency to regain its original size and shape, if a body does not show any tendency to regain its original shape and size, then such a body is called perfectly plastic body। Example, चाइना क्ले। आप सब बच्चों ने चाइना की क्ले आती है, चाइना की मिट्टी आती है, उससे आपने खिलौने बनाने वाला गेम बचपन में खेला होगा। उसमें हम क्या करते थे कि वो जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को आपने जिधर को घुमा दिया वो उधर को ही घूम जाती है। वो जरा सी भी टेंडेंसी नहीं दिखाती ऐसी कि मामूली सा भी थोड़ा बहुत वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, नहीं। आप उसको जिस तरह से घुमा देंगे, जहां घुमा देंगे वो वैसी ही उसी तरफ मुड़ जाएगी, वैसी ही शेप ले लेगी। ठीक है, याद है ना, सभी बच्चों ने बचपन में खेला होगा, वो चाइना क्ले आती थी, उससे छोटे छोटे टॉयज बनाते थे। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। फिर उसके बाद में
अगला जो मेरे को नया जो टर्म देखना है वो है स्ट्रेस। STRESS, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वो वाली चीज नहीं जो हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि चलिए वो वाला स्ट्रेस भी है। हम ये कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस अगर है या फिजिकल स्ट्रेस है तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर बड़ा प्रेशर है, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम चाहते हैं करना लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हमको मेंटल स्ट्रेस है। बहुत सारे काम है जो फिजिकली मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को फिजिकल स्ट्रेस है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं फिजिकली आपके ऊपर प्रेशर है तो आप कहेंगे यू आर अंडर फिजिकल स्ट्रेस। कहीं ना कहीं मेंटली आपके ऊपर प्रेशर है तो हम कहेंगे कि यू आर अंडर मेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस उसी से कुछ ना कुछ मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पर हम इस वाले स्ट्रेस की बात कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो क्या होता है कि हमने ये कहा कि भाई हम जो है हमारे ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है ना तो हम ये कहते हैं कि वी आर अंडर स्ट्रेस। तो प्रेशर के बारे में मैं ये पढ़ चुका हूँ कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। वही चीज स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की डेफिनेशन यही हो गई। स्ट्रेस इज वेरी सिमिलर टू प्रेशर। प्रेशर भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स अपॉन एरिया की हम बात करेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए जी, इतना क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? स्ट्रेस यस सर। ओके। उसके बाद हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला देखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है कि सर हाँ, सर प्रेशर हम सर लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, मतलब किसके लिए? लिक्विड्स के लिए। प्रेशर हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर सॉलिड में हम बात करते हैं ना अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया की, तो उसी को स्ट्रेस बोल देते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस अलग अलग टाइप्स का होता है, वो मैं अभी स्टडी करूंगा। प्रेशर जो टर्म है वो आप सही कह रहे हो, प्रेशर जो टर्म है वो टर्म लिक्विड के लिए यूज करते हैं, सॉलिड्स के लिए यूज नहीं करते। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की चीज हो सकती है, एक तो कंप्रेशनल फोर्स हो सकती है और एक इलोंगेशनल फोर्स हो सकती है कि मैं दबा सकता हूँ किसी चीज को या फिर मैं खींच सकता हूँ। तो उसी के वजह से हम दो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो मैं अभी दोनों चीजें बताता हूँ आपको। पहले स्ट्रेस देखिएगा। स्ट्रेस को मैं बोलता हूँ टेंसाइल स्ट्रेस और इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? ये है restoring force restoring force it is restoring force per unit cross sectional area it is restoring force per unit cross sectional area when the length of the body
when the length of the body increases in the direction of applied force. ठीक है, सर हाँ जी बताइए। तो स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात होती है क्या? स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात नहीं होती, वही बता रहा था मैं कि जैसे प्रेशर है ना, तो प्रेशर गैसेस में होता है या लिक्विड्स में होता है, मतलब बात तो एक्चुअली एक ही है, पर क्या है कि प्रेशर टर्म लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए यूज करा जाता है, और जो स्ट्रेस है वो यूज करा जाएगा आपका वेट सॉलिड्स में। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? हर्ष कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं सर। ओके ओके ओके। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर ना एक एग्जांपल लूंगा, हम एक रबर बैंड का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए रबर बैंड है हमारे पास, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जैसे ये रबर बैंड है, तो इस रबर बैंड में अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से खींचना शुरू करा, ठीक है, और छोड़ दिया, तो ये देखिए वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़कर खींचा और फिर मैं इसको छोड़ता हूँ, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि मैं इसको इस तरीके से खींच रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से खींच रहा हूं, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में एक स्ट्रेस पैदा हो गया, यानी कि वो लगातार वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं। तो वो जो वापस आने वाली जो ताकत है, दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ कि मैंने इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचा, तो ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स, ये तो हो गया अप्लाइड फोर्स। लेकिन हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या है? वो रीस्टोरिंग फोर्स वो इस सॉलिड के अंदर है, वो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो फोर्स लगा दी। तो जो फोर्स मैं, यानी कि मैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हूँ, तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो इस पर फोर्स लगा रहा है दैट इज दिस अप्लाइड फोर्स। लेकिन जो ये इसके जो अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो जो वापस खींच रहे हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या कि ये जो रबर बैंड है, इस रबर बैंड में ये जो मतलब ये जो इसकी स्ट्रेट लाइन थ्रेड है, एक तरह से इलास्टिक थ्रेड है, तो इसके अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अब आप ये देखिए, मैंने रबर बैंड को ऐसे पकड़ रखा है और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स यहाँ है, और इसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ भी बढ़ रही है। तो जब किसी चीज को खींचते हैं और उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ भी बढ़ती है, तो तब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको मैं बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। बताइए जी, क्लियर है? ये क्लियर है? ईशान क्लियर है? यस सर। बताइए क्लियर है? मिलन क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस के बाद अगला आता है बेटा कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस इसका उल्टा होता है, देखिएगा कैसे। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया
It is the restoring force per unit cross sectional. It is the restoring force per unit cross sectional area of a body when the length decreases. Of a body when the length decreases under a deforming force. तो आप ये देखिए जैसे यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी तरीके से मेरे पास एक स्पंज नहीं है, अगर स्पंज होता तो मैं स्पंज से आपको इस चीज को क्लियर कर देता। यहाँ पर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई स्पंज है, कोई स्पंज का टुकड़ा है और मैं उसको दबाता हूँ ऐसे, तो स्पंज के टुकड़े को मैं ऐसे दबाऊंगा तो ये मान लीजिए इतना उसकी विड्थ है स्पंज की, इतनी उसकी मोटाई है, मैं उसको ऐसे दबा रहा हूँ तो वो यहाँ तक दब जाएगा। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो दब जाएगा, वो दब जाएगा अंडर माई कंप्रेशनल फोर्स जो मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो एकदम से छूट कर एकदम वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं और जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ती है, तो तब जब उस केस में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगाने पर जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ घटती है। भाई उसकी लेंथ पहले इतनी थी स्पंज की, मैंने उसको दबाया तो उसकी लेंथ कम हो गई। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगाता हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ जब घटती है यानी कि कम होती है, उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको हम बोल देते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, ये सेकंड टाइप हुई। दूसरी देखेंगे, सॉरी थर्ड टाइप देखेंगे, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, तो इसमें शुरुआत में अभी जो मैं आपको पोर्शन करा रहा हूँ, आगे भी वैसे ज्यादा कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल्स इसमें, पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो शुरुआत में जो हम पोर्शन देख रहे हैं वो काफी हद तक थ्योरेटिकल ही है, समझने की कोशिश करना, कोई चीज ना है समझ में दोबारा पूछना। देखिएगा, ये दूसरे टाइप का स्ट्रेस हुआ कंप्रेशनल स्ट्रेस। बेटा मैंने नोट्स आपको सारे के सारे भेज दिए हैं ग्रेविटेशन के। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स में से पढ़कर कैपलर्स लॉ जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है, किसी को भी कैपलर्स लॉ की डेरिवेशन ना आए समझ में, या फिर एक लास्ट का इसमें टॉपिक था वेटलेसनेस, वो अभी हटा दिया है जहां तक है, एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेना आप लोग, इस बार कोविड-19 की वजह से वो हटा दिया है। तो उसमें आप देख लेना कि अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूं। कोई ज्यादा मुश्किल वाला पोर्शन नहीं है, जो मुश्किल पोर्शन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने सारे नोट्स भेज दिए हैं आपको, आई थिंक 56 या 57 पेजेस हैं। तो वो इतने सारे पेजेस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके स्कूल में ना कराई गई हो, तो उस चीज को मत करिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, थर्ड टाइप है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस में क्या है, इफ अ बॉडी is subjected, if a body is subjected to a uniform force, subjected to a if a body is subjected to a uniform force from all sides, from all sides, then the corresponding stress, then the
corresponding stress is called hydrostatic stress. फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए कि हम कोई एक मान लो हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास एक बुक है, हमने एक बुक ले ली। अब इस बुक को मैं ऊपर से भी दबाता हूं और नीचे से भी दबाता हूं, इसको राइट से भी दबाता हूं और लेफ्ट से भी दबाता हूं, चारों तरफ से मैं इधर से भी लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम चारों तरफ से हम इसको दबाते हैं। तो चारों तरफ दबाने से जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा ना, दैट स्ट्रेस इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा होता है कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो जब उसकी लेंथ बढ़ती है तो उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वापस जो अपने आप को रीस्टोर करना चाहे, बॉडी जब अपने आप को अपनी ओरिजिनल शेप में रीस्टोर करना चाहे, तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर कंप्रेशनल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो अगर हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पर बॉडी की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसकी बॉडी की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है वो कहलाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तीसरा हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, मतलब चारों दिशाओं से अगर उस पर फोर्स लगाकर उसको कंप्रेस करने की कोशिश करी जाए, तो उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस अब ये क्या होता है? When a deforming force acts tangentially on the surface of a body, acts tangentially on the surface of a body, it produces a change in the shape of a body. Produces a change in the shape of the body, ठीक है। तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के अंदर, जो स्ट्रेस डेवलप होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस को हम बोल देते हैं या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये किस तरीके से होता है। आप मानिएगा कि हमारे पास एक ये बुक है, फिर से मैंने बुक उठा ली। अब आप इस बुक को देखो, अगर इस बुक पे मैं इस तरीके से, ये ऐसे है यहाँ पर बुक, मैं इस पर इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है जो इसकी सरफेस पर ऐसे टच करते हुए जाए, तो इस तरीके से मैं फोर्स लगाता हूँ। तो देखो इसकी शेप अभी ऐसे थी बुक की, लेकिन अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे हो गई शेप, समझ रहे हैं। मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे भी नहीं लगा रहा, मैं इसको खींच भी नहीं रहा हूँ, मैं राइट लेफ्ट कहीं नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसकी सरफेस पर ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी शेप देखिए ऐसे चेंज होगी, ठीक है। तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगी, ये वाली जो ओरिजिनल शेप है। तो ये जो वापस आने की जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना पर यूनिट एरिया, दिस फोर्स, दिस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया
इज नोन एज shearing stress और टेंजेंशियल स्ट्रेस। बताइए क्लियर है? बताइए जी क्लियर है? इतना समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास, ये स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस के चारों टाइप्स हो गए। स्ट्रेस के बाद में फिर हम देखेंगे इसी तरीके से एक नई टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी स्टडी करेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी रहा हूँ। अब देखिएगा, अब स्ट्रेस के बाद में मैं अगला देखता हूँ बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन भी कहीं ना कहीं फोर्स के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है उसमें। देखिएगा क्या है। हम कहते हैं ना आजकल बड़ा स्ट्रेस है, दिमाग पर बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा प्रेशर। कोई बोलता है भाई ज्यादा स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन लेने की जरूरत का मतलब क्या है कि आप जिस तरह से हो आप वैसे ही रहो, नॉर्मली बिहेव करो। ज्यादा स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन आप ज्यादा लेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ आपकी जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो गई। कहते हैं ना कि आप अंडर स्ट्रेन अगर खेल रहे हैं, आप अगर आपको आपने स्ट्रेन ले रखा है, तो आप अगर अंडर स्ट्रेन खेल रहे हैं तो आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म को मिस कर देंगे। तो इसलिए जो चेंज हो जाता है ना स्ट्रेन में, मान लीजिए आपको स्ट्रेन है और स्ट्रेन मतलब घबराहट है किसी भी तरीके की, और आप एग्जाम में बैठे हुए लिख रहे हैं, पता चला आपका हाथ कांपने लगे। तो हाथ कांप रहे हैं तो आप ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ पा रही है। तो उस चीज को फिर ये बोला जाएगा कि भाई ये अंडर स्ट्रेन परफॉर्म कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है ही इज परफॉर्मिंग अंडर स्ट्रेन। तो इट इज रिलेटेड टू चेंज। ये जो है स्ट्रेन, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू चेंज। कि अगर आपने किसी चीज का स्ट्रेस लेते हुए, किसी चीज का स्ट्रेस है आपके ऊपर, किसी चीज का प्रेशर है आपके ऊपर, और उसकी वजह से आप में, आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ गया। भाई देखिए, मान लीजिए प्रेशर है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है, बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उस चीज का, और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में कुछ अंतर आ जाए कि हम, प्रेशर है तो हम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज को फिर हम बोलेंगे स्ट्रेन, के जो उसका इफेक्ट है, दैट इफेक्ट इज नोन एज स्ट्रेन। तो देखिएगा कि स्ट्रेन में हम ये कहते हैं व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स when a deforming force acts on a body, when a deforming force acts on a body, when a deforming force acts on a body, the body undergoes a change in its shape and size. The body undergoes a change in its shape and size. यानी कि ये इफेक्ट है उस चीज का, जो उस पर फोर्स लगाई गई उसका इफेक्ट है। तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेन इज इक्वल टू
change in dimension upon original dimension. strain क्या हो गया? change in dimension upon original dimension. change in dimension upon original dimension, इसको हम बोलते हैं strain. ठीक है, तो कोई ना कोई स्ट्रेस था ना, when a deforming force acts on a body, जब एक deforming force किसी बॉडी पर एक्ट करती है तभी तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उस स्ट्रेस की वजह से एक स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन इज नोन एज, स्ट्रेन एक रेशियो है, इट इज नोन एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखिएगा जो टाइप्स हैं, टाइप्स इसके तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जिसमें लेंथ में कुछ चेंज हो जाता हो, जिसमें किसी भी बॉडी की डायमेंशंस के नाम पर उसकी लेंथ में कोई चेंज हो जाता हो, तो ऐसे स्ट्रेन को मैं बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आप ये देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल strain, longitudinal strain is equal to change in length upon original length. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जो ये चेंज इन लेंथ है, ये क्या होता है? हम ये कहते हैं कि अगर किसी में मामूली सा कोई चेंज हो रहा है, उसको मैं बोल देता हूँ बेटा डेल्टा एल। इसको हम कह देते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे को, डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बाद में दूसरी तरीके का जो स्ट्रेन है वो भी आप समझ जाएंगे। सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम change in volume upon original volume। अभी चेंज इन वॉल्यूम क्या है? डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वी। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, साफ सी बात है। आप इसमें ये मत पूछना कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यूनिटलेस है, रेशियो है। उसके बाद अगला होता है बेटा shear strain। shear strain, SHEAR, shear strain। समझ लेना, shear की जहां भी बात आएगी तो ये समझ लेना टेंजेंशियल फोर्स की बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हमने shearing स्ट्रेस भी बोला था। तो shear की अगर कहीं पर बात होती है, shearing फोर्स की बात होती है, shearing स्ट्रेस की बात होती है, तो समझ जाइएगा एक टेंजेंशियल फोर्स की बात होगी। एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के सरफेस पर टेंजेंशियली एक्ट करे, उसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग फोर्स। अभी देखिए जैसे शियरिंग स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में ही सब कुछ लिखा, सब कुछ समझ में आ जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से ही। इट इज द एंगल
It is the angle through which a face originally perpendicular to the fixed face, through which a face originally perpendicular to the fixed face, originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential force या टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, किस तरीके से, ये मैं ना आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, उससे समझ में आएगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको समझ जाना बस, ज्यादा मुश्किल वैसे है नहीं, आ जाएगा समझ। ये रेशो नहीं होता, ये रेशो नहीं होता, ये एंगल होता है। ये रेशो नहीं होता, ये एक एंगल होता है। अब वो एंगल भी किस तरीके से, वो देखिएगा, और छोटा सा एंगल होता है। तो आप ये देखिएगा, इसमें ना मैंने ऐसे कहा, मान लीजिए ये एक बुक है, इस बुक के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रखा और मैं ऐसे ना टेंजेंशियली ताकत लगा रहा हूं इस पे आगे की तरफ, तो ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, तो ये बुक थोड़ा सा टिल्ट हो गई। तो कितना एंगल बना यहाँ पर, थीटा, थीटा बना ये एंगल। ठीक, ये 90 डिग्री है। When theta is small, this theta is called shearing या shear strain। ऐश्वर्या समझ में आ गया ये? यस सर। अनुष्का क्लियर है? अगर कोई एक ऐसे बुक रखी हुई है या कोई भी एक ऐसी बॉडी रखी हुई है, मैंने उस पर यहाँ पर अपना हाथ जमा कर, बिल्कुल चिपका कर, और मैंने ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो जब मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये जो लेंथ है ना इसकी थोड़ा सा इधर ऐसे टिल्ट हो गया। ठीक, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसने यहाँ से कितना एंगल टर्न लिया, दिस एंगल इज नोन एज शियर स्ट्रेन। और व्हेन ये जो एंगल है, ये एंगल ना छोटा होता है, थीटा इज स्मॉल। जब थीटा स्मॉल है तो स्मॉल केस में हम ये कहते हैं थीटा इज इक्विवेलेंट टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो है ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर है और ये है बेस, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड, ये प्लेन और ये प्लेन, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, और ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between parallel planes, relative displacement between parallel planes upon perpendicular upon base upon distance between parallel planes। बताइए समझ में आ गया? आदित्य क्लियर है? मिलन, कनिष्का, Yes, sir. Clear. Yes, sir, clear. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इस तरीके से हो गया, समझ गए? तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने देखा, इलास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है,
प्लास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, ये हमने देखा। आगे इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। Thank सर कल you, क्लास Thank है? you. ओके, नहीं बेटा कल नहीं है, कल नहीं है। ओके सर। ओके ओके।